जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। आपको पता रहेगा कि हमने पिछली वीडियो में आपको ये कहा था कि हम आपको प्राचीन धम्मलिपि सिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलो हम अपने इस कार्यक्रम में आगे चलते हैं। हम आपको धम्मलिपि सिखाने की कोशिश करेंगे। आप भी सीखने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप आपके घर में है तो आपके पास नोटबुक या पेन रहेगा, वो अपने साथ रखिए। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वैसे वैसे आपको लिखने की कोशिश कर लीजिए। पहली बार दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भारत में कहीं पर भी आपको ये जानकारी नहीं दी जाएगी और इतनी आसान तरीके से आपको सिखाया नहीं जाएगा जो इस तरीके से हमने सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो आपको ना किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये ना तो आपको कोई अन्य संस्थाओं में पढ़ाया जाता है। ये सिर्फ हमें जो प्राचीन भारत का इतिहास है ये आपको वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर इसका ये जो लिपि सीखने का लिपि सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इसको ज़रूर सीखने का प्रयास करो ताकि आपको अपना इतिहास खुद पता चल सके। दोस्तों ये लिपि सिखाने की क्यों ज़रूरत है, इसकी जानकारी लेने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, ताकि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। हमारा यही महत्वपूर्ण हम बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी ये एम्स यही है कि हमारा ये जिसे हम कहते हैं कि हमारा ध्येय है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये भाषा और ये लिपि सिखा सकें। इसीलिए दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सकेगा। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके हर वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। साथ में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करें ताकि आपको पता चले कि कौन सा वीडियो हमने डाला है, इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सकती है। तो दोस्तों चलो हम आज अपनी धम्मलिपि सीखन की यानी कि धम्मलिपि शिक्षा की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता रहेगा कि भारत में जितनी सारी भाषाएं हैं, जितनी सारी लिपियां हैं, इसका उगम ही इस लिपि से हुआ, इन भाषाओं में से हुआ है। पहली बार हम लिपि और भाषा का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। बोलने के लिए जो बातें होती है, जब हम बात करते हैं और बोलते हैं तो आपस में संवाद करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे जिसे भाषा कहते हैं, कि वो लोगों की भावनाओं से लोगों की जो मन की भावना है, विचार है, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम है उसे भाषा कहते हैं। और जो भाषा जिस हम बात करते हैं वो लिखित तौर पर लिखने की कला रहती है, तो उस लिखने की कला पे उस लिखने वाले माध्यम को लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों लिपि और भाषा में ये अंतर है, बोलने वाली लिपि है और बोलने वाली भाषा है और लिखने वाली लिपि है, तो ये माध्यम साफ। लेकिन आज हम जो भाषा सीखने हैं, लिपि जो सीखने वाले हैं वो बोली भाषा में सीखेंगे, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे थे, हिंदी में हम जल्दी सीख सकते हैं। अगर हम पाली में सिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको भाषा नहीं आती है। इसके लिए हम आपको बोली भाषा में सिखाएंगे। तो लगभग दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो धम्मलिपि है, इस लिपि में बहुत सारे ये जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में आपको सीखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये लिपि जो लिखने की कला स्टार्ट हुई थी, वहाँ से हमारी जो भारत की पूर्व संस्कृति आती है उसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता माना जाता है, या श्रमण संस्कृति के आधार पर हम उसे देखते हैं। तो श्रमण संस्कृति में जो लिखित कला है उसे चित्रलिपि कहा गया है। वो अभी तक किसी को पढ़ने नहीं आए हैं। लगभग ईसा पूर्व 3000 साल, मतलब यानी कि ईसा पूर्व 3000 सालों से पहले इजिप्ट में ये चित्रलिपियाँ बहुत सारी जगह पे हो चुकी है, मिलती है, उसके एविडेंस प्राप्त होते हैं। चित्रलिपि को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको हायरोग्लिफिक लिपि कहा जाता है। तो ये हमारी मानव के इतिहास की जानकारी है। भारत में जब पहली लिपि हमें प्राप्त होती है चित्रलिपि उसे, लेकिन उसे लिपि नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो इंसान ने अपनी संवेदना या अपनी भावनाओं को या अपनी बातें रखने के लिए इसका आधार लिया है, उसे चित्रलिपि कहा जाता है। उसे चित्र में अपने बातें रखी है। तो जैसे ही लिखित प्राप्त हमें एविडेंस प्राप्त होता है वो बुद्ध के काल से ही प्राप्त होते हैं। लगभग तथागत भगवान बुद्ध के जितने सारे स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे जो अस्थियाँ प्राप्त हुई है, वहाँ पे लगभग उनके अस्थियों में लिखित तौर पर उनके अस्थियों का करंडक मिलता है, उसके ऊपर लिखित तौर पर मिलता है। तो दोस्तों ये सच्चाई हमें जानने का प्रयास करनी चाहिए। क्यों हमारा इतिहास है हमें पढ़ने नहीं आता है, ये लिपि जो है ये लिपि क्यों पढ़ने नहीं आई,
तो दोस्तों समझने का प्रयास करो, क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं प्राप्त हुई। आज लगभग 2500 साल के बाद अगर ये कोई पढ़ सकता है तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए हम आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इतिहास सीखने के लिए, हमारा इतिहास जानने के लिए हम आपको ये बातें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इसको आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहले हम अपनी बोली भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जितना जल्दी सीख सकेंगे अपने बोली भाषा में सीखेंगे। इसके लिए आप अपना नोटबुक रेडी रखिए, हम आपको अपनी धम्मलिपि सिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो पाली भाषा है, जो हमारे धम्म का साहित्य है, बुद्ध की शिक्षा उस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों ये जो लिपि है, इस लिपि ये जो भाषा है, ये प्राकृत एंड पाली जो भाषा है, उसके बाद पाली बहुत ही पैमाने में बुद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य लिखा गया है। तो ये पाली हमें आनी चाहिए। तो जैसे पाली में जाते हैं तो हमें पहले इस लिपि सीखने के लिए हमें पाली भाषा के वर्णमाला पता होनी चाहिए। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन ये दो आते हैं। तो इसी तरीके से हम पढ़ाई करते समय आपको ये पता चलता है कि वर्णमाला में ये दो चीज़ें समझ में आती हैं। तो लगभग दोस्तों हमारी जो पाली भाषा है उसमें लगभग 41 अक्षर है, 41 वर्णमाला में अक्षर है। तो 8 स्वर यानी कि कच्चयान व्याकरण के आधार पर, पाली के कच्चयान व्याकरण के आधार पर 8 स्वर है और 33 व्यंजन है, यानी कि 33 व्यंजन है। तो लगभग ये कच्चयान व्याकरण के आधार पर है। दूसरा है मोगलान व्याकरण। इस मोगलान व्याकरण में 10 स्वर है और 33 व्यंजन है। तो हमारी जो व्यंजनों की संख्या कभी 41 होती है, कभी 43 होती है। लेकिन हम आज बोली भाषा में सीखने वाले हैं। तो हिंदी की वर्णमाला हम जानते हैं। हिंदी की वर्णमाला में स्वर हमें पता रहते हैं कि स्वर लगभग 12 स्वर है। और हमें जब आगे सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें आपको पता चलेगा। तो चलो दोस्तों हम आज की वर्णमाला स्टार्ट करते हैं और हम आज का पहला पाठ है। तो पहली पाठ में हमें इस वर्णमाला का ठीक तरीके से और साफ तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से सिखाया जाता है। लेकिन हम आपको आज सिखाने का प्रयास करें दोस्तों। तो सीखने की कोशिश करो ताकि आपको भी अपना इतिहास पढ़ सकोगे, आप वो शिलालेख पढ़ सकोगे जो हजारों सालों से लोगों को उस अनुशासन का और उस धम्म के अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहे हैं। उस शिलालेखों का आज हम अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करने के लिए उस लिपि को सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज हमारा पहला पाठ है व्यंजनों की वर्णमाला सीखने का प्रयास करेंगे। पहले आते हैं स्वर। तो हमारी देवनागरी लिपि में, जिसे हम हिंदी भाषा की नागरी और देवनागरी लिपि में उसे जाना जाता है, तो इस लिपि में जो 12 स्वर है इसकी हम जानकारी लेने के प्रयास करेंगे। तो स्वर इस तरीके से है अ आ ई उ ए आई ओ औ आहा, ये 12 स्वर है। तो इस 12 स्वर को किस तरीके से लिखा जाता है इसकी हम टेक्निक आपको बताने की कोशिश करें दोस्तों। तो ये टेक्निक सीखने का प्रयास कर लीजिए। जैसे कि पहली जो वर्णमाला में स्वर है, उसके स्वर में अ जो है, तो ये अ बिल्कुल आसान तरीके से आप सीख सकते हैं कि जैसे हम अंग्रेजी में लिखते हैं के लिखते हैं, तो अंग्रेजी का जो कैपिटल के है उसको जस्ट मिरर कर दो, उल्टा कर दो, तो हमें इस तरीके से दिखता है जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से ये हमें स्वर दिखाई देता है। उल्टा के लिखोगे तो धम्मलिपि में अ हो जाता है। तो ये बिल्कुल आसान टेक्निक है, तो ये हमें सीखनी चाहिए कि किस तरीके से सिखाया जाता है। दूसरी बात है आ लिखते हैं, तो आ भी बिल्कुल सेम है जैसे कि अ लिखा गया है। तो ये देख रहे हैं आप अ किस तरीके से लिखा जाता है। कई जगह पे बीच में लाइन दी गई है, तो दाहिने तौर पर लाइन दी है, तो कई जगह पे ऊपर के लिए ये जो इसे काना कहा जाता है। जैसे कि हम लोग सीखते हैं तो इसको काना कहा जाता है। तो ये ऊपरी तौर पर दिया जाता है या कभी कभी बीच में भी आता है। तो आ बिल्कुल आसान है। उसके बाद ई आता है। तो ई जो फर्स्ट ई हम लिखते हैं, तो ई बिल्कुल आसान है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये ई है, ये ई बिल्कुल 3 डॉट दिए हैं, यानी कि 3 बिंदु दिए हैं, वो भी त्रिकोण में है। तो ये बिल्कुल आसान है। हमें त्रिकोण में 3 बिंदु लिखना है, धम्मलिपि में वो ई हो जाता है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं, उसके बाद दूसरा ई हम लिखने जाते हैं। वो ई लिखते समय हमें ये पता चलता है दोस्तों कि ये ई
4 डॉट दिए गए हैं और ये 4 डॉट 4 कॉर्नर पे दिए गए हैं, यानी कि धम्म लिपि में ई अगर लिखना है तो हमें ध्यान क्या रखना है, 4 कॉर्नर पे 4 डॉट लिखे हुए हैं। उसके बाद आता है ऊ। ऊ बिल्कुल आसान है दोस्तों, कि जैसे हम अंग्रेजी में कैपिटल एल लिखते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैपिटल एल लिखा हुआ है और ये कैपिटल एल धम्म लिपि में ऊ हो जाता है। दूसरा ऊ भी सिंपल है, कैपिटल एल लिखना है और उसके बीच में दाहिनी ओर पे एक और ये लगानी है, लाइन लगानी है, तो ये हो जाएगा दूसरा ऊ। जैसे कि हम दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके आप समझने की कोशिश करिए। उसके बाद आता है ए। ए लिखने के लिए बिल्कुल आसान है, जैसे कि हम लोग त्रिकोण लिखते हैं तो जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिकोण लिखा है तो ये ई हो गया, ए हो गया। उसके बाद ए भी बिल्कुल आसान है, त्रिकोण लिख दिया, उसके बाएं और हमें एक लाइन दी गई है ऊपर साइड में, ए हो गया। उसके बाद ओ। ओ यानी क्या होता है, ओ एक काना और एक मात्रा होता है, तो ओ सीखने के लिए बिल्कुल आसान है। एक लाइन पे दाहिने साइड में काना देना है, यानी कि एक दाहिने साइड में लाइन दी की, ऊपर एक सीधी लाइन देना है, उसके बाद एक मात्रा देना है, तो जस्ट बाएं साइड में एक मात्रा दे दिया, दाया और बाया साइड में काना और मात्रा दिया जाता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान है और इसकी टेक्निक अगर सीखनी है तो हमें पता है कि हम जो झेड अक्षर लिखते हैं अंग्रेजी में, तो ये झेड अक्षर बिल्कुल इस तरीके से रहता है, उसको बीच की लाइन सीधी कर दो तो झेड हो गया, तो इस तरीके से ओ लिखा जाता है। औ भी बिल्कुल सिंपल है। औ जब हम लिखते हैं तो औ किस तरीके से लिखा जाता है, औ यानी कि एक काना 2 मात्रा होता है, तो औ लिखने के लिए भी आसान तरीके से है, दाहिने साइड में एक काना दे दिया, लाइन ऊपर कर दिया, 2 साइड में 2 मात्रा दे दिया, हो गया। ये देखो आपके सामने है, तो ये बिल्कुल आसान है, समझने के लिए भी आसान है। उसके बाद औ होने के बाद अम। ये अम और आहा, ये क्या होता है, अम यानी अनुस्वार, आहा यानी विसर्ग, तो ये दोनों पाली भाषा में नहीं आते। पाली भाषा में अम ये जो है ये आता है व्यंजन में, विसर्ग यहाँ पे आता नहीं है, कि पाली भाषा में विसर्ग हमें देखने को मिलता नहीं है। तो बोली भाषा में हमें सीखना है तो ये सीखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसान है। पहला हमने अ लिखा है तो कैपिटल के उल्टा कर दीजिए तो अ हो जाएगा, उसके ऊपर अनुस्वार दे दीजिए, हो गया हम। उसके बाद आहा भी बिल्कुल आसान है, ये देखिए कैपिटल के लिखा है उल्टा, उसके बाद उसको विसर्ग दे दिया दो, तो ये हो गया आहा, यानी कि स्वर हमारे इतने आसान है। जैसे कि हमने पढ़ा तो इस तरीके से सीख सकते हैं, तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद दोस्तों हम व्यंजन सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहली लाइन है क ख ग घ ञ, तो ये लाइन सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहला फर्स्ट यहाँ पे आपको क दिख रहा है, तो क बिल्कुल आसान है। जैसे कि हम प्लस लिखते हैं, अधिक चिन्ह उसे कहा जाता है, तो ये प्लस का चिन्ह हम लिखते हैं तो बिल्कुल धम्म लिपि में क हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें ख लिखना है। ख यानी कि बिल्कुल आसान है। जैसे कि हम जे लिखते हैं, कैपिटल जे लिखते हैं, तो कैपिटल जे को जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि ऊपर साइड में कर दो, नीचे का हिस्सा ऊपर कर दो और ऊपर का हिस्सा नीचे कर दो, तो ये हमें जे, यानी कि हमें यहाँ पे ख दिखता है। तो बिल्कुल सिंपल है, जे को आप उल्टा कर दो, नीचे का साइड ऊपर कर दो, तो ये सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे जे लिखा गया है, ख लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों आता है ग। ग यानी बिल्कुल आसान है। जैसे कि आप कैपिटल में वी लिखते हैं अंग्रेजी में, ये टेक्निक आप ध्यान में रखो ताकि आपको हर एक अक्षर आपके माइंड में फिट बैठेगा, क्योंकि ये माइंड का हिसाब है। माइंड में अगर ध्यान में रहेगा तो ही हम अक्षर ये सीख सकते हैं, क्योंकि धम्म लिपि सीखने के लिए उसकी टेक्निक भी सीखना जरूरी है, क्योंकि ये पुरानी भाषा है और पुरानी भाषा को आप अपनी जितनी पुरानी लिपि है जितनी आसान करके बताओगे तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये है ग। ग यानी कि आप देख सकते हैं ये वी को हमने उल्टा किया है, जैसे बिल्कुल देख सकते हैं आप, इसको वी को हमने उल्टा किया है, तो ये हो गया धम्म लिपि में ग। उसके बाद घ, जैसे कि हमने जे लिखा था, ख लिखा था तो वो उल्टा था, यहाँ पे जे कैपिटल जे जो है उसको जस्ट मिरर कर दो, यानी कि इस साइड कर दो और उसको बीच में एक लाइन दे दो, हो गया घ, यानी कि बिल्कुल आसान है। उसके बाद न्य, ये वांग्मय का न्य है, जैसे कि हम वांग्मय कहते हैं उसमें इसका न्य है, तो ये जो न्य है ये सीखने के लिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पे जब हम कैपिटल ई लिखते हैं ना, तो ई का जो बीच की लाइन है ना वो निकाल दो, देखो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये टेक्निक हम सीख सकते हैं कि ई का जो लाइन है, ई का कैपिटल ई का जो बीच का लाइन निकालेंगे हम, तो ये न्य हो जाएगा। इस तरीके से ये क का लाइन है। उसके बाद हम च का लाइन सीखते हैं, च छ ज झ न्य, तो च का लाइन भी बिल्कुल आसान है। देखिए च किस तरीके से लिखा जाता है, आपके सामने च है,
अंग्रेजी में स्मॉल में हम डी लिखते हैं ना, तो स्मॉल में डी लिखेंगे तो यहाँ पे धम्म लिपि में वो च हो जाएगा। उसके बाद छ लिखने के लिए भी बिल्कुल आसान है। अंग्रेजी में स्मॉल डी और स्मॉल बी एक साथ जोड़ दो तो देखो इस तरीके से लिखा जाता है। बी और डी को जोड़ा है, बीच में लाइन दी है, क्या हो गया ये क्ष हो गया। उसके बाद ये च छ बिल्कुल आसान हो गया। उसके बाद ज ये भी बिल्कुल आसान है। हम अंग्रेजी में कैपिटल में ई लिखते हैं ना, उसी तरीके से ज है। और हिंदी में हम छः लिखते हैं तो छः भी इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये सिंपल टेक्निक है, तो हम इसे ज कहते हैं। तो देखो इस तरीके से ज लिखा गया है। अभी हमको सीखना है छ बिल्कुल आसान है। हम स्मॉल में एच लिखते हैं ना, तो स्मॉल में जब हम एच लिखते हैं उसका उल्टा कर दो, नीचे का हिस्सा ऊपर कर दो, तो देखो इस तरीके से झ लिखा जाता है। तो कितना आसान है, आप भी बहुत आसान से सीख सकते हैं। उसके बाद आता है न्य। तो ये जो न्य है ना, ये पाली भाषा में बहुत तरह पर बहुत जगह पे आता है। उसके न्य कहा जाता है, पन्या या कहा जाता है, पन्या पन्या पन्या। हम प्रज्ञा को पन्या कहते हैं, प्रज्ञा को हम क्या कहते हैं, पन्या। पाली में कहते हैं पन्या। तो उसमें का जो ये आता है तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि कैपिटल स्मॉल एच है, उसको बाहें साइड में एक लाइन दे दो तो हो जाएगा न्य। देखो सामने आपके दिख रहा है। तो ये इस तरीके से इतना आसान से, ये हमारे 2 लाइन हो गया। आप अपने बुक में नोट डाउन करना ना भूलो ताकि आपको ये सीख सकते हैं। उसके बाद आता है ट की लाइन, यानी कि ट ठ ड ढ न। ये भी आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो ट लिखने के लिए कितना आसान है। अंग्रेजी में कैपिटल सी लिखो तो हो जाएगा टी। उसके बाद ठ, अंग्रेजी में कैपिटल ओ लिखो तो हो जाएगा ठ। बिल्कुल आसान है। अभी डी लिखना है, यहाँ में क्या लिखना है, ट ठ ड लिखना है। तो ट और ठ बिल्कुल सिंपल है। ट यानी अंग्रेजी कैपिटल में लिखते हैं वो सी है, और ठ यानी अंग्रेजी में कैपिटल ओ लिखते हैं वो ठ है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग ड भी बिल्कुल आसान है। हमने देखा रहेगा तो हमें ये बिल्कुल समझ में आएगा कि आपके सामने ये ड है, किस तरीके से लिखा है। एक ऊबी लाइन है, उसके बाद एक तिरछी लाइन दी गई है, उसके बाद एक सीधी लाइन दी है। तो ये जो छेड़ हमने ओ लिखा था, बिल्कुल हमने ओ देखा था कि किस तरीके से लिखा है। तो हमने जो ओ इस तरीके से लिखा था उसको जस्ट क्रॉस कर दो। तो ये ओ को हम क्रॉस करेंगे तो ये बिल्कुल ड हो जाएगा। तो इतना आसान है ये भाषा। हमें ये लिपि सीखने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है, ये सीखने के बाद हमें पता चला कि हम ड बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। ऊबी लाइन, तिरछी लाइन, सीधा ऊबी लाइन, यानी कि ऊबी लाइन, तिरछी लाइन, फिर ऊबी लाइन, बिल्कुल आसान से है। तो ये हम सीख सकते हैं। उसके बाद आता है ढ। आज भी बदला नहीं है, जैसा है वैसा ही आप देख सकते हैं। ढ आज भी वैसा का वैसा है। तो दोस्तों ये सीखने के लिए बहुत ही आसान है। उसके बाद आता है न। ये जो न आता है, ये न बिल्कुल सिंपल है। हम अंग्रेजी में आई लिखते हैं, कैपिटल आई, उसी आधार पर नहीं, देख सकते हैं आप। अंग्रेजी में कैपिटल आई को ध्यान में रखोगे तो धम्म लिपि में उसे न कहा जाता है। कितना आसान है। अभी उसके बाद अपनी तीसरी लाइन, उसकी आगे की लाइन पढ़ते हैं, वो आता है त की लाइन। त की लाइन में हम देखते हैं त थ द ध न। तो त थ द ध न में स्टार्ट करेंगे तो त हमें लिखना है। तो जो हम वाई लिखते हैं अंग्रेजी में वाई को उल्टा कर दो, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दो, नीचे का हिस्सा ऊपर कर दो, तो ये हो गया त। देखो सिंपल है। उसके बाद हमें थ लिखना है। तो थ भी बिल्कुल है, जैसा कैपिटल ओ लिखा, बीच में एक बिंदी दे दी तो हो गया थ। देखो इस तरीके से लिखा जाता है। बिल्कुल सिंपल और साफ तौर पे हम इसको सीख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये धम्म लिपि सीखने के लिए आपको ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आप इसको प्रयास करो, आपको भी समझ में आएगा। तो ये जो ध है बिल्कुल आसान है। बीच कैपिटल ओ लिख दीजिए और उसको बीच में बिंदु दे दीजिए तो ये थ हो जाएगा। उसके बाद द आता है। तो ये द भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि द लिखने के लिए ऊपर एक लाइन दे दो, बीच में जैसे कि हम डी लिखते हैं, मालूम है डी, कैपिटल डी लिखते हैं। तो कैपिटल डी जो बीच की लाइन है उसकी, वो बीच की लाइन आधी ऊपर कर दो, आधी नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा, धम्म लिपि में द हो जाएगा। उसके बाद ध यानी बिल्कुल सिंपल है, ध यानी कैपिटल डी लिख दो, देखो ध हो जाएगा। उसके बाद न है,
तो ये न भी बिल्कुल सिंपल है। ये न किस तरीके से लिखना है, हम कैपिटल टी लिखते हैं ना, कैपिटल टी अंग्रेजी में, तो उस कैपिटल टी को उल्टा कर दो, नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का हिस्सा नीचे, देखो हो जाएगा, हो गया ये धम्मलिपि में टी। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया गया है। ये कैपिटल टी उल्टा कर दो तो धम्मलिपि में न हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमें ये सीख गया। अभी आगे की लाइन है प की लाइन, प फ ब भ म, सिंपल है। जैसे कि हमने ज लिखा था, पहला जे लिखते हैं कैपिटल में, तो घ भी लिखा था, तो उसी तरीके से प जो है वो बिल्कुल है, जे को उल्टा कर दो सीधा तो हो जाएगा धम्मलिपि में प कहा जाता है। उसके बाद फ बिल्कुल वैसा ही है, जैसा प लिखा है वैसा ही उसको जस्ट उसकी जो कॉर्नर है उसको वक्राकार कर दो अंदर की तरह, हो जाएगा फ हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आता है प फ ब। ब भी बिल्कुल आसान है, जस्ट चौकोन लिख दो यहाँ पे, जैसे कि हम कह सकते हैं उसके चौरस में लिख दो तो हो जाएगा, ये देखो ब हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। अभी आता है भ। भ लिखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको समझने के लिए थोड़ी सी ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ कठिन है नहीं, बीच में 2 लाइन, नीचे के हिसाब से 2 लाइन, ऊपर 1 लाइन और उसको और ऊपर 1 लाइन, यानी कि आप देख सकते हैं नीचे 2, यानी कि जैसे कि आपने जिराफ को देखा रहेगा, तो जिराफ किस तरीके से रहता है, नीचे की बड़ी टांग रहती है और बड़ी सर रहता है। तो ये बिल्कुल आसान उसी तरीके से हम सीख सकते हैं कि नीचे उसके 2 टांगे हैं, बीच में उसकी पाट है और ऊपर उसका सर है। तो ये क्या हो गया, उसका धम्मलिपि में उसको ध कहा जाता है। तो देखो इतना आसान तरीके से। उसके बाद म है, तो म हमें सीख सकते हैं, जो हम जैसे हिंदी में 4 लिखते हैं, तो हिंदी में 4 लिखोगे तो ये म हो जाएगा। तो इतना आसान तरीके से हमें प फ ब भ म की लाइन भी सीख सकते हैं। तो इतने तौर पर हमें सिखाया। अभी आता है य र ल व श। तो ये 4 अक्षर भी हम आसानी से सीख सकते हैं। यह किस तरीके से लिखा जाता है, जिस तरीके से हमने जे लिखा था वो जे को मिरर कर दो, दोनों तरफ लिख दो तो ये हो जाएगा अ। बिल्कुल यह बिल्कुल आसान है। ऊपर से लेके जे लिख दिया, उसी तरीके से जे को इस तरीके से लाइन घुमाए, देखो इस तरीके से जे हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो हमें ये लाइन सब समझना पड़ेगा कि जे को मिरर दोनों साइड में लिख दो, मिरर और सीधा, तो ये हिंदी धम्मलिपि में हमें ये लिखा जाता है। र बिल्कुल आसान है, जस्ट ऊबी लाइन दे दो तो र हो जाएगा। लेकिन ऊबी लाइन देते वक्त थोड़ा सा कार्विंग, उसको कर्व है, यानी कि लाइन जो है वो थोड़ा सा कर्व होते नीचे आती है, तो ये क्या होता है, र होता है। बिल्कुल आसान तरीके का अक्षर है ये र। उसके बाद ल आता है। ल के बाद देखने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे ल लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग जे लिखते हैं तो जे को हम एक बाई तरीके से बाही बाजू में हम एक लाइन दे देंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि वो लाइन में हमें उस लाइन देकर ज को ज्वाइन करना है, जे को, तो ये धम्मलिपि में ल होता है। तो ये बिल्कुल आसान है, आप भी इसको समझ सकते हैं। वह बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हमें पता रहेगा वह किस तरीके से लिखा जाता है। तो जब हम ऊपर की एक लाइन जो है, ऊपर से एक लाइन दिया और नीचे उसको ओ ज्वाइन कर दिया, यानी कि 0 ज्वाइन कर दिया, तो ऊपर लाइन दिया उसको 0 ज्वाइन किया, तो वो क्या हो गया, वो हो जाएगा। जैसे कि हम हिंदी में ठ लिखते हैं, तो ये ठ आज इसी तरीके से लिखेंगे तो धम्मलिपि में वो हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखना, हिंदी में ठ जो है वो धम्मलिपि में ओ होता है, वो होता है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद श यानी कि जो शामरुख में से श आता है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि त्रिकोण में 3 लाइन दी जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये त्रिकोण में 3 लाइन दी गई है, उसको श कहा जाता है। उसके बाद आता है श, यानी कि स कहा जाता है उसे, यानी कि स लिखने के लिए बिल्कुल आसान है। जस्ट हमने वहाँ पे प लिखा था, प को जस्ट कर दे दो तो इस तरीके से हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है, आप भी सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए कुछ निंजा टेक्निक वगैरह ऐसा कुछ बहुत बड़ा ये नहीं है, रॉकेट साइंस वगैरह इसमें कुछ है नहीं, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जैसे हम उसको सीख सकते हैं। तो ये है स, इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद श आता है, तो ये श भी बिल्कुल आसान है। जस्ट प हमने लिखा था, वो प एक के ऊपर एक लगा दो तो
हो जाएगा श। ये बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल सीख सकते हैं हम लोग। उसके बाद आता है श के बाद आता है क्ष। तो सॉरी, उसके बाद हमने कुछ अक्षर छोड़े हैं, तो वो भी हम, क्योंकि ये पाली में नहीं आता है तो बोली भाषा में वो आते हैं, तो वो अक्षर हमें लिखना है। उसमें से कुछ अक्षर पाली में आता है ह और ल, जैसे कि य, र, ल, व, श, स। उसके बाद आता है ह, ल, ये भी अक्षर आते हैं। तो ये ह और ल अक्षर भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ह भी बिल्कुल आसान है, प लिखो, प के सामने एक लाइन दे दो तो ह हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। उसके बाद ल, ये ल जो है वो मोस्ट ऑफली संस्कृत में कभी आता नहीं है, तो ये धम्म लिपि में कहीं कभी आता है, ज़्यादा तौर पे आता नहीं है। तो ये जो ल है बिल्कुल आसान है, ऊपर से लेके एक लाइन दे दो, उसको हम जो द लिखते हैं ना, आज में द लिखते हैं, उसी तरीके से कुछ ये ल में आता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। आप ध्यान से देखो उसको किस तरीके से लिखा जाता है। हिंदी में हम द लिखते हैं तो ये ल हो जाता है। उसके बाद हमें सीखना है क्ष। क्ष जो है ये जोड़ अक्षर है, यानी कि दो अक्षर मिलके एक अक्षर बना है। तो क्ष किस तरीके से जोड़ अक्षर है, क, ये क जोड़ा हुआ है और श जोड़ा हुआ है, तो क और श ये दो मिलकर क्ष हुआ है। तो हमें सीखना कैसा है, पहला क लिखना है, उसके बाद हमें क्ष लिखना है। श जैसे हमने पहले बताया, प को एक के ऊपर एक लगा दो तो क्या हो गया, श। तो ये दो अक्षर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद न्य आता है, न्य न्य, ये जो न्य है यानी कि हम उसको ज्ञ कहते हैं। तो ये जो न्य सीखने, ज्ञ सीखने के लिए किस तरीके से लिखा जाता है, ये जो भी जोड़ अक्षर है, ये जोड़ अक्षर क्या है, एक है ज और दूसरा है न्य, यानी कि पन्या का जो न्य है वो उसको एक के ऊपर एक है, तो पहला ज लिखो, उसको नीचे यह जोड़ो, हो गया। बिल्कुल आसान है, आप भी सीख सकते हैं, आपको भी बता सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आज की वर्णमाला थी, हमने आपको पढ़ाई है। आप बेहतरीन तरीके से इसको सराव कर दीजिए, इसको लिखने का प्रयास करो, आपको भी सीख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से हम आगे 12 खड़ी सीखने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से काना दिया जाता है, किस तरीके से मात्रा दिया जाता है, किस तरीके से वेलांटी दी जाती है, किस तरीके से उसको उकार दी जाता है, किस तरीके से एक काना एक मात्रा दिया जाता है, किस तरीके से अनुस्वार दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें हम कल सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेशन सीखने के लिए, धम्मलिपि सीखने के लिए और अन्य बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों तक शेयर भी कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से अपना आज का सराव आप करते जाइए और जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपको ये ध्यान में रखेगा, ध्यान में आएगा। तो इसी तरीके से अन्य इंफॉर्मेशंस के लिए, अन्य जानकारी के लिए आप हमारे वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल सकती है। आपकी बातें, हमारी जो बातें हम आपको रखते हैं आपको पता चलेगी। तुरंत इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो के इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन आ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और शेयर करना भी ना भूलिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि भारत में जितने सारे हमारे बौद्ध अनुयायी हैं उनको ये धम्मलिपि आनी चाहिए। आगे जाकर हम इसकी भाषा भी सीख सकते हैं। पहले हमें बोली भाषा में धम्मलिपि सीखेंगे, तभी हमको ये पढ़ सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं उसको। तो दोस्तों इसी तरीके से अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आगे वाले पार्ट में हम 12 खड़ी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों 12 खड़ी सीखने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को ज़रूर फॉलो करो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।